तो स्वागत है बेटी आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टोकी स्पीच पर। तो आज तुम्हारा भाई एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका है। 13 द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑफ लुकिज्म। तो 30 नंबर पे है एली जैंग। बात करें एली जैंग की तो एली जैंग हॉस्टल गैंग से बिलोंग करता है और फाइटिंग जीनियस टॉम ली से ट्रेनिंग ले चुका है और थोड़ा गन से भी लिया है। वर्कर्स का चेयरमैन भी कहता है कि भाई इस बंदे को हल्के में मत लो, इसका पास्ट काफी ज्यादा सैड भरी रही है और अब इसने 2 फर्स्ट जनरेशन के किंग को भी हरा दिया है, पहले सैम्यूल के साथ तो दूसरा बैरन के साथ। और हाँ, इसने अकेले एक और फर्स्ट जनरेशन के किंग को हरा दिया है। इससे एली जैंग का फाइटिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़ चुका है और इसका बिजनेस आइडिया को सुनकर यूजिन इमीडिएटली वर्कर्स के 5th एथलीट का प्रेसिडेंट बना देता है और गन को भी 4th मेजर क्रू को चलाने का आइडिया एली जैंग के थ्रू ही मिला होता है। वैसे तो एली वेपन के साथ लड़ता है, लेकिन जैसे ही वेपन छूटता है एली के हाथ से या फिर एली के फैमिली पर बात आ जाए तो फिर एली होल्ड बैक नहीं करेगा, वो अपना एआई मोड एक्टिवेट कर लेगा। एआई का मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट से है, जिसमें एली लिटरली जानवरों की तरह लड़ने लगता है, झपट्टा मारता है, खरोच देता है, पूरा ट्रोमाटाइज कर देता है। हमने देखा ही था हंट फॉर गन आर्क में गन को कोई फेटल इंजरी नहीं दे पा रहा होता है और एली उसे लहूलुहान कर देता है। एली के हाथों में गन का खून होता है और ये एली का ऑरा क्या गजब का होता है। एली लिस्ट में और भी ऊपर आ सकता था पर वो खुद को ट्रेन नहीं करता है और जो ऊपर में लिस्ट के बंदे हैं वो एली को हरा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे 13 नंबर पर रखा है। तो 12वें स्थान पर मैंने रखा है जैक ली को। आई नो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रैंकिंग हो सकती है, लेकिन भाई जैक ली पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। वैसे तो ये बंदा मीरा के आगे पीछे घूमता रहता है और ये एक बॉक्सर भी है, लेकिन भाई ने आज तक कोई भी फाइट जीती नहीं होती ठीक से। लेकिन जब इसके बेस्ट फ्रेंड जोहान पर दिक्कत आती है तो ये बंदा अपने आप को इतना ताकतवर बना लेगा कि जोहान की हेल्प कर सके। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के किंग गोंग सेओक यानी कि मोंग के साथ इसकी ट्रेनिंग होती है और ये मोंग कितना स्ट्रॉन्ग है वो फिर कभी बताएंगे। अभी के लिए जैक मोंग के अंडर ट्रेनिंग करता है और इसके बाद इस बंदे की कमाल की ग्रोथ देखने को मिलती है। इससे जैक की स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस का 1 गुना बढ़ जाती है। जैक और जोहान की फाइट जिसमें डॉक्टर जोहान जैक को गन समझकर धो रहा होता है, लेकिन अपने लौंडे की ट्रेनिंग कहाँ मारी होती है। जैक जोहान के अटैक्स को देख पा रहा होता है और डॉज भी कर लेता है और जो अटैक्स लैंड होते हैं जैक ऊपर, जैक बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और जोहान पर क्लोजिंग करता है और मोंग का सिग्नेचर मूव्स जोहान पर अप्लाई करता है और जोहान को बचा लेता है। यही नहीं, जिस चीज से हरा होता है अपना जैक उन सबके पास जाता है ट्रेन होकर। मैंडियो जो वर्कर्स का सपोजली स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, मिकामी केंटा जो को कुछ कराटे यूज करता है, जैक ली उन सबको धूल चटा देता है। गोंग सेओक जो खुद ही एक बॉक्सर होता है, जैक को वो बॉक्सिंग सिखाता है जो कि फर्स्ट जनरेशन में हुआ करता था और अपना आयरन फोर्ट्रेस टेक्निक भी। इसमें यूजर की बॉडी इतनी मजबूत बन जाती है कि बहुत ही पावरफुल अटैक्स को भी झेला जा सकता है, जिससे यूजर को डैमेज होता ही नहीं। और ग्रैपलर से कैसे बचना है जैक वो भी सीख चुका है और ग्रैपलर से छूट भी सकता है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस तगड़े लेवल का रखता है अपना जैक। जैक अपने से ज्यादा पावरफुल फाइटर से लड़ेगा तब भी बहुत जल्दी हार नहीं मानेगा, अपनी प्रॉपर फाइट देगा जैक। 11वें नंबर पर है जेक्योना। जेक्योना फर्स्ट जनरेशन का किंग है एंचियन का। इसकी खूबी बिल्कुल जेम्स ली की तरह है, लुक्स, बॉडी, पर्सनैलिटी जेम्स ली भी कहता है। जेक्योना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेक्योना जेम्स ली की तरह यूजिन सेओ के फाइट में अपनी स्ट्रेंथ मास्टरी अनलॉक करी थी और इसी के साथ जेक्योना के पास स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक्स तीनों में मास्टरी कर लिया होता है। स्पीड की बात करें तो जेम्स ली जेक्योना के साइड से निकल गया था और जेक्योना काफी देर से स्टार्ट करने के बावजूद भी जेम्स ली को लगभग पकड़ ही लिया था। लेकिन हाँ, जेम्स ली उस वक्त वहां से स्केप करने में ज्यादा फोकस कर रहा था और टेक्निक्स, स्ट्रेंथ तो हमने एंचोना में देख लिया है। जेक्योना के पास एक और स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है डेथ किक, जो सच में इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे किसी को भी 1 शॉट कर सकता है अगर जेक्योना पूरी ताकत के साथ इसका यूज करे तो। और यह कैरेक्टर मुझे काफी फनी लगा भाई, लाइक तुम खुद देख लो कैसी शक्लें बना रहा। और 10वें स्थान पर है सैमुअल सेओ। और अब ध्यान दे सैमुअल सेओ की, तो इस भाई को मार्शल आर्ट्स सीखने की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि ये पहले से ही काफी हट्टा कट्टा तगड़ा स्टेमिना वाला बंदा है। लेकिन इस भाई के साथ बचपन से प्रैंक हो गया होता है। इसे लगने लगता है कि ये तो उस प्री जनरेशन के लेजेंडरी फाइटर गैब्रोन किंग का बेटा है और इसी के चलते सैमुअल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि गैब्रोन किंग का असली बेटा वो खुद नहीं जैक किम है। तब से जैक किम से हेट करने लगता है। और हाँ, इसके बाद सैमुअल
खुद को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सैमुअल जैसे किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस करता है, सैमुअल क्रेजी सैमुअल बन जाता है और पागलों की तरह लड़ने लगता है। कहता है, फाइनली मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा है, मेरे से पूरी ताकत से लड़ी हो तू। और पैचियों के बीच इसके फाइट तो तुम्हें याद ही होगी। सैमुअल अपने अंदर के हार्मोन्स को कई गुना बढ़ा देता है, जो कि पैचियों से ही सीखा होता है। फाइट के दौरान सैमुअल की कद पैचियों के कद को मैच कर रहा होता है। सैमुअल की पावर भी उसके कद के बराबर हो जाता है और सैमुअल के टैकल किए हुए हाथ को पैचियों छुड़ा ही नहीं पा रहा होता। तो तुम समझ ही सकते हो कि सैमुअल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वक्त मैं इसे रैंकिंग में और भी ऊपर रख सकता था, क्योंकि सैमुअल को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हिज एबिलिटी। और जिन्होंने गन ने कहा था सैमुअल को कि तुम जैसे बंदे को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती, तुम लोग फ्योरिटी के चलते और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। मतलब जितना ज्यादा फ्योरिटी फिल करेगा सैमुअल, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हमने इसका नमूना 3 हेड्स के अगेंस्ट देखा ही था, जहाँ पर जैकी, जोहान, ओलिवर और सैमुअल की भसड़ हुई थी। पर हाँ यार, ये रैंकिंग मेरे एनालिसिस के हिसाब से है, तो जरूरी नहीं आप भी ऐसा ही सोचे जैसा कि मैंने कहा है। तो आप अपना साइड से कमेंट्स में जरूर बता देना। 9वें स्थान पर आते हैं जैक किम। हमने अब तक जैक किम को इतना स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे 9वें स्थान पर क्यों रखा है? और ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस लेजेंडरी फाइटर गैब्रॉन किम का बेटा है और इसका बचपन प्री जनरेशन के कुछ बंदों के साथ गुजरा है। जय किम मिक्स मार्शल आर्ट्स का यूज करता है, जिसे ये प्री जनरेशन ने सिखाया होता है। जय किम गन का अप्रूवल न मिलने पर और भी ताकतवर बनने के लिए जय किम गन की तरह पूरे प्रिजन के लोगों से अकेले भिड़ता था और सबको कूट देता था। वैसे तो इसमें पोटेंशियल काफी ऊपर जाने की है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी शक्लें, इसकी हरकतें गैब्रॉन किम की तरह है। और कभी कभी गैब्रॉन किम की फिस्ट की ताकत भी देखी है जय किम में, जो एक ही पंच में ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है। बस उस लेजेंड के खून को टैप करने की जरूरत है और फिर सबको सरपास कर सकता है। अभी के लिए मैंने इसे 9th स्पॉट पर ही रखा है। अब अगला 8वें स्थान पर जोहान सेयोंग को रखा है। जोहान एक ऐसा बंदा है जो किसी की नहीं सुनता, सब कुछ अपने हिसाब से करता है और गॉड डॉग गैंग से बिलोंग करता है, जिसमें सिर्फ एक मेंबर है और वो और कोई नहीं, अपना जोहान ही है। ये अकेला ही एक गैंग ही है। यही नहीं, भाई के पास कमाल की एबिलिटी भी है, कॉपी एबिलिटी का, जिससे जोहान किसी भी फाइटर का मूव्स कॉपी करके उसे भी अप्लाई कर देता है, बिल्कुल ककाशी सेंसी की तरह। वो अलग बात है कि जोहान को शरिंगन की जरूरत नहीं पड़ती और तो और उस जानवर को भी समन कर लेता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिग डैनियल को यूआई मोड में। मतलब लिटरली समन नहीं होता और 10 सेकंड के लिए उसके जैसा लड़ने लगता है और जोहान पर एक भी अटैक्स कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसका शिकार सबसे पहले तो ये टोपी वाला बीवी यूजिन का ट्विन ब्रदर होता है और अपना गन से भी तो भिड़ा था। मैनेजर किम भी कहते हैं कि जोहान हरा सकता है गन को, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे रहे हैं अपने अपने जनरेशन में, वो लोग अपने खुद का एक अलग रास्ता बनाया होता है और जोहान भी अपने एक अलग पाथ पर ही चलता है। जो लोग अलग पाथ पर चलते हैं ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसका एग्जाम्पल हम गन वर्सेस जोहान के फाइट में देखते हैं, जब गन जोहान के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। गन को समझ नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या, पर थोड़ी देर में आ जाता है और बताता है कि जोहान आज तक जितना सीखा है वो सारे अटैक्स अपने तरीके से कंबाइन करके तेजी से अटैक कर रहा है और अगर तुम एक डॉज करोगे तो पीछे हजारों अटैक्स रेडी होते हैं। दिस इज द जोहान पाथ। लेकिन यह जोहान इसे ज्यादा देर तक होल्डर नहीं कर पाता और इस मूव के बाद जोहान खुद ही अनकॉन्शियस हो गया था। गन अप्रोच भी करता है जोहान को कि जोहान सेकंड जनरेशन में सबको सरपास करने के लायक है। मोम को भी कहता है कि भाई मैंने सेयोंग कास्ट से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर का नाम नहीं सुना है, तो हो सकता है जोहान सेयोंग कास्ट का पहला ब्रोकन फाइटर हो, जैसे कि गैब्रॉन किम पहला लेजेंड था जनरेशन का, उसके बाद उसका खून उसके बच्चों में होता आ रहा है। और हाँ, वास्तव में हंसो सेयोंग का नाम सुना था। एनीवे, जोहान के लिए इतना काफी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब लिस्ट के 7वें स्थान पर मैंने रखा है ब्लैक डैग को। देखो भाई, तुम्हें तो मानना पड़ेगा ही कि ब्लैक डैग दी स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि भाई गन जैसे बंदा रिस्पेक्ट करता है, जो कर उसका ऑटोग्राफ लेता है। मैं जानता हूँ कि हमें इसकी फाइट नहीं दिखाई गई है, लेकिन फिर भी ब्लैक डैग अलग ही लेवल पर है। ये मुay थाई का चैंपियन रह चुका है और आज तक इसने एक भी फाइट नहीं हारी होती है। 128 मैचेस लड़ चुका है
है और 128 मैचेस जीते भी हैं। इसके हर एक अटैक्स जानलेवा होते हैं। मुई थाई का यूज अपने वास्को भाई को भी करते देखा है। इसे ब्रेक डेक ने सिखाया होता है। एक बार वास्को भाई ने पूछा भी था ब्रेक डेक से कि अगर इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी हमारा अटैक्स दुश्मन के ऊपर असर ही ना करे तो तब ब्रेक डेक ने कहा था कि अगर ऐसा है तो तुझे और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सारे अटैक्स परफेक्ट हैं और परफेक्टली लैंड भी होते हैं। जैसे टोनी जाकर देख लो, वो भी इसी का यूज करता है। और ब्रेक डेक की स्किल नंबर 5 से लेकर जितने भी ऊपर के हैं वो सारे के सारे डेथ मूव्स है। और नंबर 1 वाला तो फॉरबिडन अटैक्स है। लिटरली बस तुम्हें परफेक्टली यूज करने आना चाहिए, इसलिए इस बंदे को मैंने 7 स्पॉट दिया है। और अब अगला 6वें नंबर पर आता है डैनियल पार्क। यहाँ लिटिल डैनियल की बात हो रही है। पहले लग रहा था कि यार ये मैन कैरेक्टर होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे माँ का बढ़ते गया हमें लॉन्डी की पावर पता चलने लगी। लिटरली भाई इसके पास 2 बॉडी है। हाँ 2 बॉडी भाई, ये कोई पावर नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है, देखो यार लिटरली लिटिल डैनियल स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ चुका है दोनों बॉडी का यूज करके। और इतना ही नहीं, कॉपी एबिलिटी भी है इसके पास। हाँ परफेक्टली कॉपी नहीं कर पाता पर इसे गन ने ट्रेन किया है और डैनियल को अपना मास्टर पीस भी कहता है, क्योंकि इसके अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। प्लस डैनियल के पास यूआई मोड भी है, जिससे कि डैनियल लिटरली फाइटिंग मशीन बन जाता है और पैचियों के अगेंस्ट फाइट भी करता है और खुद का एक अलग पाथ भी अनलॉक कर लेता है, जिससे डैनियल अपने ओपोनेंट के स्ट्राइक पाथ को रीड कर सकता है। उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसका ओपोनेंट कहां पर अटैक्स करेगा, इसलिए डैनियल के ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया था पैचियों, क्योंकि डैनियल उसकी स्ट्राइक पाथ को देखकर इजिली डॉज किया जा रहा था। कुछ भी बोलो, अपना पिकाचू तो है स्ट्रॉन्ग, वैसे अब वो कोई पिकाचू तो नहीं रहा। तो 5वें स्थान पर आता है अपना जेंटलमैन मैनेजर किम। यहाँ पर मैं टॉमली को भी रख सकता था, क्योंकि दोनों ही प्री जनरेशन के बंदे हैं और अब भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। फिर याद आया कि यार दोनों के बीच तो फाइट भी हुआ है और हर बार मैचेस ड्रॉ ही होते हैं। वैसे भी मैनेजर किम मेरा फेवरेट भी है। तो एनीवेज बात करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या कर सकते हैं। तो चचा दिल का साफ है और कतई स्ट्रॉन्ग है। ये लोग गैंग वालों की तो बात छोड़ो, कंट्री से भिड़ जाते हैं, प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। मैनेजर किम नेशनल सिक्योरिटी एजेंट रह चुका है। अभी फिलहाल के लिए टॉमली के अंडर में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर नाम से कंपनी चला रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कभी वर्कर वाले हायर कर लेते हैं तो कभी अपना लिटिल डैनियल, तो कभी 4 चोरी अपना पूरा बिल्डिंग ही दे देते हैं। नहीं इतने पैसे का करेगा क्या। खैर मैनेजर के ब्रूसली की टेक्निक जीत कुंडो का यूज करता है, जिसमें कोई एक मार्शल आर्ट्स नहीं होती। इसमें जो फाइटिंग स्पिनर से आता है वही होता है और इसका सिक्की उसी के रेडियस में आए तो पहले जाओगे। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे जोहान जैसा बंदा भी पहले अटेम्प्ट में फुल्ली कॉपी नहीं कर पाया था, हल्का सा मिस हो गया था। मैनेजर किम कहता है मैंने वेरन की टेक्निक सही करी थी, इसलिए वो इसका यूज कर सकता है। सीक्यूसी एक ऐसा टेक्निक है जिसे कॉपी करना इतना आसान भी नहीं है और मैनेजर किम पूरे लुकिज्म में सबसे स्किल्ड पर्सन है। और इसका वायर टेक्निक का तो क्या ही बात करूं, इसका यूज टॉमली के अगेंस्ट और फिर हंट फॉर हॉस्टल आर्क में भी करते देखे हैं। एक गलत मूव और तुम्हारा पत्ता कट। और मैनेजर किम के पास एक और टेक्निक पता चला है वेरन के थ्रू। मैनेजर किम ने मुझे एक निंजा टेक्निक सिखाई है जिससे वेरन किसी के पीछे भी आ सकता है बिना उससे पता चले। तो तुम समझ ही सकते हो कि मैनेजर किम इसका यूज कहाँ तक करेगा। इतना ही नहीं, ये लिस्ट के ऊपर वाले बंदे को फैलने का दम रखते हैं, तो इसके लिए इतना काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4थे नंबर पर मैंने रखा है कीटे किम को रखा है। इसे देखकर तो तुम जान ही गए होंगे कि ये जंगली जानवर जय किम का बड़ा भाई है, जो सच में काफी बड़ा तगड़ा है। ये किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि जेम्स ली से भी नहीं। वो तो गैब्रोन किम को रास्ते से हटाना जरूरी था कीटे किम के लिए, इसलिए जेम्स ली से हाथ मिलाया होता है। इसे हम कुल्हाड़ी बाज भी कहते हैं और अपना इंट्रो में ही कुल्हाड़ी से खून खून कर दिया था। और जब कोरिया आया था जय किम का जवाब जानने, तो सिनोहान ने इनविजिबल अटैक्स भी थ्रो किए थे, लेकिन कीटे को तो कुछ होता है नहीं और फिर अपने अलाइट से भी भिड़ता है, सबको इजिली ओवर पावर कर देता है। कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं होती। और हाँ, उस भेड़िए से लड़ते वक्त अपनी कुल्हाड़ी वाली पावर दिखाई थी। और इसकी ताकत का असली राज बताऊं, जय किम की मदर जय किम को कहा था अगर गैब्रोन किम का 2 साइड मान लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जय किम को हल्का सा गुड साइड मान लेते हैं तो कीटे किम पूरा का पूरा गैब्रोन किम का इविल साइड होगा। तो तुम समझ ही सकते हो कि गैब्रोन किम का इविल साइड यानी कि कीटे किम कितना खतरनाक होगा। वैसे कीटे किम जय किम का सगा भाई नहीं है, वो गैब्रोन किम के दूसरे अकाउंट की तरफ से है। और वैसे भी कीटे किम की और भी फिट्स अभी हमें पता नहीं है। तो तीसरे पोजीशन पर आते हैं जेम्स ली द लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। इसके बारे में क्या ही बताऊं, इसने लॉलीपॉप एंजॉय करने की उम्र में कैंडी के साथ साथ लोगों
लोगों को भी धोने लगा था। इस बंदे को स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि काफी लकीली नंबर है अपना जेम्स। इसने और कीटे के मिलकर एक लेजेंड को भी मारा है और जेम्स ली बचपन से ही प्रोटेजी था क्योंकि इस वक्त जेम्स ली के पास स्पीड और टेक्निक्स में मास्टरी होता है, जबकि कुछ ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया होता है। लेकिन सैम जी ने इतना ज्यादा पुश किया होता है कि उसको अपनी और भी मास्टरी अनलॉक करनी पड़ी थी फाइट के दौरान। इसके बाद कीटे किंग के साथ ट्रेनिंग करने निकल गया था और फिर सारे 5 जनरेशन के किंग की ऐसे टेस्ट करके रख देता है। यहाँ सारे किंग नहीं कहेंगे क्योंकि हमें 4-5 किंग्स को ही देख पाए हैं जेम्स ली का शिकार होते हुए। साथ ही साथ इसका IQ भी नेक्स्ट लेवल पर है। क्या करता है क्या सोचता है बगल वाले को पता ही नहीं लगने देता और सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। तो अब सेकंड पोजीशन पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे को रखा है, जुंगो किम। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार सेकंड पोजीशन पे ये नहीं होना चाहिए, इसे देखने से लगता है कि ये तो हंसता रहता है, मजे लेता रहता है, क्या ही कर लेगा। और आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत है मित्रों। ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसे द वेपन जीनियस भी कहते हैं। जिस तरह एली के हाथ से वेपन छूटने पर एली ब्रूटल बन जाता है, उसी तरह इसके हाथ में वेपन लगते ही और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अब तुम कहोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग बंदे के हाथ में हथियार लगने से तो खतरनाक हो ही जाता है, लेकिन गो के केस में थोड़ा अलग है। टॉम ली ने कहा था कि फाइट के दौरान गो के हाथ में स्वॉर्ड नहीं लगनी चाहिए, अगर लगी तो उसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर गो फाइट में स्वॉर्ड नहीं भी लाए हो तो ये किसी भी चीज से वेपन बना सकता है, बिल्कुल साकामोटो की तरह। एक लकड़ी का पीस या फिर मेरे इस साइकिल की चेन स्वॉर्ड की तरह यूज करके सुकना माफी स्लेसेस मार सकता है। इसी चेन का यूज करके तो गन के ऊपर स्लेसों की बौछार कर दिया था अपने फर्स्ट मीटअप पे, जब दोनों एक दूसरे को टेस्ट करने आए होते हैं। गन गो से फाइट करते वक्त भी कहता है कि अब तक मैंने जितनों से लड़ा हूँ उनसे ये बंदा अलग है। तो वेपन के साथ साथ टेक्निक्स का भी यूज करता है जिससे ओपोनेंट को हराने में इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। और हमें अभी तक ये नहीं पता कि गो का पास्ट कैसा था और साथ ही इसका ट्रू पोटेंशियल कितना है, लेकिन पैचों से लड़ते वक्त हमें पता चल चुका है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। पैचों से कहता है कि सच में तो मुझे झेल पाएगा और रिवील करता है कि उस जानवर से लड़ते वक्त मैंने रियलाइज कर लिया था कि मून नाइट टेक्निक की ये 4 फॉर्म इनफ नहीं होगी उसे हराने के लिए, इसलिए मैंने मून नाइट की 47 फॉर्म और बना डाला ताकि उसको मैच कर पाऊं। ये सुनकर पैचों बौखला जाता है और कहता है नहीं तू जो बोल रहा है, मून नाइट टेक्निक एक ऐसी फॉर्म है जिसको चाइना तक में एक्नॉलेज किया जाता है और ये इतना मुश्किल है कि इसके 4 से ज्यादा फॉर्म बने ही नहीं और तुझे तो ये फॉर्म आता ही नहीं, अगर आता तो पहले ही यूज कर लिया होता। जिस पर जुंगो किम कहता है और वो इसलिए क्योंकि इसके जो आगे वाला फॉर्म है उसके नाम ही गंदे हैं और पैचों के ऊपर मून नाइट के अदर फॉर्म अप्लाई करता है जिससे पैचों की हालत खराब हो जाती है, इसके दोनों कान कट जाते हैं, वो चलने के लायक नहीं बचता। भाई जैसे कैब्रों किंग के लेवल का बंदा बताया जा रहा था। लिटरली जुंगो पैचों के द्वारा किए गए हॉरिंग शॉट के अटैक को एक प्ले बोट की मदद से डिफ्लेक्ट कर दिया था, वो भी काफी दूर से। तो यारो जुंगो को हल्के में मत लेना। फाइनली फर्स्ट नंबर पर है शिरो ओनी द व्हाइट घोस्ट, ये मजाकी सिंडिकेट का यंग मास्टर। देखो तुमको सोच के देखो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर का मतलब क्या होता है, यह कि एक दो घूसे में सामने वाले की बत्ती गुल कर दे, लेकिन ये बात भी मैटर करती है कि वो कितने अटैक से झेल सकता है और वापस से उठ खड़ा हो सकता है। और वो क्वालिटी हमने गन पार्क में देखी है। लिटरली हमने गन को जीतने से लड़ते देखा है, अभी तक किसी को ऐसा करते नहीं देखे हैं। ये पहला ही यूआई मोड के साथ हुआ था, इसे बचपन से ही किलर मशीन बनाया गया और नए नए मार्शल आर्ट से सीखना भी इसे काफी पसंद है। हाँ कॉम्पिटिटिव नहीं है भाई के पास, पर कोई मार्शल आर्ट्स बहुत जल्दी सीख जाता है। प्रो गन का लड़ने का मजा अलग ही लेवल पर है। हंट फॉर गन आर्क जो कि गन को मारने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जहाज को गिराने से पहले गन को रस्सी से हटाना होगा, लेकिन ये आर्क हंट बाय गन आर्क बन गया था। कितने लोगों से पीटा था गन, वो भी कोई चुनो फाइटर से नहीं, स्ट्रॉन्ग फाइटर से। गन की इंडोरेंस इतनी कमाल की है कि वो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे मजा आ रहा है। अब क्या करने वाले हो तुम लोग? इसी के साथ पूरे वर्कर्स के सारे लोग 100+ तो होंगे ही, वो सब प्लस सारे एग्जीक्यूटिव प्लस पूरे सेकंड जनरेशन के लौंडे लपाटे सबको लपेट दिया था गन ने। प्लस जिंगो किंग से भी भिड़ता है और यहाँ पर गन का 2 यूआई मोड भी देखने को मिलता है जो कि अलग ही लेवल पर है। प्लस यूआई बिग डैनियल से लड़ते वक्त अपने गन की आंखें नॉर्मल हो गई थी। इससे पहले हमने सिंतारो के वक्त देखा था गन को नॉर्मल आंखों में, फिर इतना फटीक में गन को लगता है कि वो यूआई बिग डैनियल को नहीं हरा पाएगा, पर वो देखता है कि डैनियल यूआई
अब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो गन स्ट्रेटेजी बनाकर उसे भी रास्ते से साइड कर देता है। अगर आपको गन के बारे में और जानना है तो मेरी अदर वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना और अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस लिस्ट से सेटिस्फाई हो या नहीं। गन की स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया है, इंडोरेंस वो भी देख लिया है। स्पीड की बात करें तो जुंगो के अपनी बेस्ट टेक्निक मून नाइट का यूज किया था गन के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में स्लेशो का कॉम्बो होता है। गन इन सबको डॉज कर लिया था। और अब एक डिबेट हो सकता है कि भाई अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट बना रहे हो तो फर्स्ट नंबर पर कीटे किंग या फिर जेम्स ली को होना चाहिए, गन को नहीं। तो हाँ, इन दोनों में से किसी एक को मैं रख सकता था, क्योंकि गन को अपने सेकंड जनरेशन के अलाइड थोड़ा डैमेज दे पा रहे थे, पर कीटे किंग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि जैक, वास्को, विंचिन थके हुए थे, पर भाई बिग डैनियल को अनमूवेबल स्टेट पे पहुंचा दिया था, वो भी एक ही अटैक से। हाँ, आपको CUI मोड में नहीं था, और जेम्स ली को तो छू ही नहीं पा रहे थे। फर्स्ट जनरेशन में एक को किंग्स का नाइटमेयर कहा जाता है तो दूसरे को किंग स्लेयर। पर मित्रों, ये बात भी नहीं बोल सकते कि गन के पास 2 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, जिसमें गन को अंत की स्ट्रेंथ, स्पीड तो मिलती ही है, प्लस इस मोड में इसका स्टेमिना खत्म नहीं होता, ये काफी लंबे समय तक फाइट कर सकता है। खैर, हमें कीटे किंग का तो कोई मोड वगैरह देखने को नहीं मिला है, ना ही जेम्स ली का अवेकन फॉर्म, तो इसमें कोई डिबेट नहीं बचा। नंबर 1 पर है गन पार्क। तो बेटे, यही थी मेरी 30 द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की लिस्ट लुकिज्म में। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। रुको, अभी पूरी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं कुछ और फाइटर्स के नाम बता देता हूँ जो कि मेरे लिस्ट में नहीं ऐड हुए हैं, ताकि जब भी आप लोकेशन रीड करें तो कनेक्ट कर पाओ कि भाई ये कैरेक्टर भी किसी से कम नहीं है। और हाँ, मैंने इसे रैंकिंग नहीं करा है क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स यार, लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। तो पहले नंबर पर आता है VVIP, ये टोपी वाला। इसका इंट्रो हमें सबमिटिंग आर्क में पता चला था, जो कि वर्कर्स के चेयरमैन के साथ आता है। इसके असली नाम यूशक होता है, जो वर्कर्स का चेयरमैन का ट्विन ब्रदर भी है। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी फास्ट भी। और जब इसका फेस रिवील नहीं हुआ था तब भाई बिग डैनियल के सारे अटैक्स डॉज करके उसे लॉक कर लिया था, और टोंगली को भी काफी मजा दिलाया था, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला है अपना वास्को भाई। वास्को भाई प्योर हार्ड दिल का बंदा है, एकदम सीधा साधा बंदा है। अब सीधे साधा से यह मतलब नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्रेक टैग इसके मास्टर रह चुके हैं और इसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। इनफैक्ट ये अपना ट्रेनिंग करना कभी छोड़ता ही नहीं, और ऑफकोर्स ताकतवर तो होगा ही, तुम खुद 2 महीने ट्रेनिंग करके देख लो। खैर, आंसर का नंबर 2 ने वास्को भाई के बचपन के दोस्त जेस को पीटकर बेइज्जत किया था। तो वास्को भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था कि वो इस वक्त किसी के भी तोड़ सकता था, जबकि उसकी ट्रेनिंग ब्रेक टैग के साथ कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके बाद भाई को इतना गुस्सा आया ही नहीं। बालनेकस का हीरो वास्को भाई और भाइयों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। इसका मेन फंडा है कि बुरे लोग को धोना, अच्छे दोस्त बनाना और ट्रेनिंग करते रहना। और अब अगला है विंचिन वेरन। वैसे यार विंचिन स्ट्रॉन्ग तो है, वो वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट में क्या ऑरा फार्मिंग किया था, बंदे को SS+ रैंक मिला था। विंचिन सेमुची का स्टूडेंट रह चुका है और काफी जबरदस्त ग्रैपलर भी है, पेड़ों को भी उखाड़ देता है, लोगों की बोन्स ग्रैप कर लेता है। मूजिन इसका बाप रह चुका है, और मूजिन गैब्रो किंग के लेवल का तगड़ा बंदा था। और अब बात करें वैरन की, तो ये मैनेजर किंग का मुंह बोला बेटा है, और मैनेजर किंग अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट किया होता है, क्योंकि वैरन भी मैनेजर किंग की तरह चीट कुंडो सीखा होता है, जो कि फाइटिंग एक्सपीरियंस से आता है। चाचा की टेक्निक CQC 1 इंच पंच, जो हार्ट पे थ्रो किया जाता है, जिससे ओपोनेंट कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। वैरन अपना नया CQC भी बना लेता है, और भी ताकतवर होने के लिए इसके रेडियस में आए तो तुम पहले जाओगे। इसमें खूब सारे पंचेस पड़ते हैं, और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पंचेस। और अब अगला है बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा, नोमन, अपना कागेरोई, मतलब एक ऐसा फ्लेम जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इस बंदे को कोई एक चीज नहीं आती जिसे हम कैच कर पाए, ये बस फाइट करना जानता है, और ही इज द डैम स्ट्रॉन्ग। इसका ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये भी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसने अकेले ही पूरे कांटो रीजन को यूनाइट कर रखा है, जो कि काफी बड़ा एरिया है, और पूरे बाइकर गैंग को अपने अंडर में ले लिया था। इससे गन भी काफी इम्प्रेस्ड हुआ था, और देखने गया था कि भाई जापान में ऐसा भी कोई बंदा है क्या। वैसे तो ये जापान का रहने वाला है, पर कोरिया आ जाता है, क्योंकि अपना बाइकर जैसे इम्प्रेस्ड हुआ था वो कोरिया ही आया होता है। और इसका वेपन जिसका नाम बजर्क है, और इसके साथ अपना कागेरोई बहुत ही अच्छे से फाइट कर सकता है, और गन को भी काफी अच्छी टक्कर देता है। गन इसे एक्नॉलेज भी करता है कि भाई तूने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, यू आर अ वर्थ है। और गन जैसा बंदा तेरे को एक्नॉलेज कर रहा है, तो तुम समझ ही सकते हो कि उस बंदे के लिए कितना बड़ी अचीवमेंट है। और अब अगला साइलोंग, जो वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट का डायरेक्टर है, जिसे गन के लेवल का बताया जा रहा था, पर एक्चुअली में वो है नहीं, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है कि जैक गेम की हालत खराब कर दी थी और अपने स्टाफ वाले वेपन के साथ तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और खतरनाक तरीके से ब्लेड यूज कर सकता है, यानी कि लॉन्ग रेंज में इसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिनुहान वर्कस के सेकेंड एपिलेट का गॉड ऑफ कॉम्बैट। अपने सिनुहान फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, अपने बिग डील स्टूड को बचपन से बचाता आ रहा है और सबसे पहले इसी के पास इनविजिबल अटैक्स देखे हैं। बेसिकली इसमें यूजर अपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करता है बहुत ही तेजी से, जैसे बंदे को खबर ही नहीं लगती कि कब कहां से पीट दिया। और ये अटैक्स हर किसी के पास नहीं होती। पास्ट में जेम्स ली के पास और गैब्रम गेम के पास भी था। और इसके बाद है जिनू पार्क। वैसे जिनू अंकल प्री जनरेशन के फिस्ट गैंग का पार्ट रह चुका है। कॉपी एबिलिटी के साथ साथ अंकल एक जीनियस साइंटिस्ट भी है। तुम्हें पता नहीं चलेगा, ऐसी जगह इंजेक्शन लगाएगा कि मुर्दे भी उठ खड़ा होंगे। बेसमेंट हल का याद है कितना ज्यादा खतरनाक बना दिया था क्या? तो अगला है बिग डील से जेरी लाइनमैन। जेरी को देखकर शायद कोई घबरा ही जाए कि भाई कितना बड़ा है। और जेकिम की तलवार भी, जैसा कि गैब्रम किम की तलवार जेरी का बाप बैकहोन ही होता है, काइंड ऑफ सेम पैटर्न चलेगा। इसी की वजह से रिपोर्टर किम जेरी की उसके फादर का फाइटिंग का रिकॉर्डिंग देता है कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग था और तुझे भी ये अचीव करना है। और इसका मतलब कि जेरी का और भी पावर लेवल बढ़ेगा। और लाइनमैन की बात करें तो भाई को पता है कि वो वीक है और कॉन्फिडेंस तगड़ा रखता है। रही बात स्ट्रॉन्ग होने की तो, और ये प्री जनरेशन के ओल्ड मैन लाइटनिंग चोई लाइनमैन का हिडन ड्रैगन अनलॉक करेगा, मतलब ये लाइनमैन को ट्रेन करेगा। और कमाल की ट्रेनिंग के बाद लाइनमैन एंचोन में एंटर करता है जैकिंग के साथ। और यहाँ अपने लाइनमैन की ऑरा फार्मिंग होती है। जब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के काफी सारे लोग स्पीड वालों पे दावा बोल देते हैं, आज क्यों ना वहाँ पर नहीं होता है, वो कहीं गया होता है और लाइनमैन अकेले उन सबको कूट देता है। लाइनमैन की स्पीड देखकर स्पीड वाले भी हैरान होते हैं। और जब 100 कमांडर के लीडर आते हैं जो इन पांचों पर भारी पड़ रहे थे, लाइनमैन की पावर को ये लोग मैच नहीं कर पाते हैं। फिर 1000 कमांडर के लीडर आते हैं। लाइनमैन लाइटिंग शो की स्टाइल में कान में एयरबड्स लगाता है, सॉन्ग बजता है और डांस करते करते इन सबको बहुत इजीली कूट देता है और सबको बचा लेता है। इसके डांसिंग फाइट से डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के हेड यानी कि पैचोंग भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और सीधे लाइनमैन से फाइट करने आ जाता है। लाइनमैन को पता था कि वो किसी पावरफुल हेड को नहीं हरा सकता अकेले, क्योंकि लाइटिंग चो ने कहा था कि हम सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और तुम्हें मैं वही सिखाऊंगा। अगर एक टीम में सपोर्टिंग कैरेक्टर मिल जाए तो फिर बड़े से बड़े गैंग को भी डिफीट किया जा सकता है। और लाइनमैन पैचोंग से भी भिड़ जाता है। हाँ, वो पैचोंग को नहीं हरा पाता और पैचोंग लाइनमैन को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, पर अपने लाइनमैन को गिव अप करना नहीं आता, चाहे वो कितना ही पीट जाए। इतनी जख्मी होने के बाद भी स्टिल वो खड़ा रहता है और खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, नीचे नहीं गिरता। और इसके बाद जैकिंग सैमुअल आ जाता है और लाइनमैन को बचा लेता है। भले ही लाइनमैन को बहुत सारी पट्टियां लग जाती है पर वो मरता नहीं है और इस फाइट को सरवाइव कर लेता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि लाइनमैन अब तो कमजोर बंदा नहीं रहा। अब अगला है बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी सोफिया दीदी। अलेक्जेंडर क्लैन की बिग मामा सोफिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि स्टीव डिटेक्टिव होंग जो अरबों रुपयों का राजा है, वो सोफिया को अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखा है। और जैसा चार्ल्स ने अपने बॉडीगार्ड गन और गो को लाया था स्टीव को डराने, तो अब स्टीव सोफिया को रखेगा चार्ल्स को डराने के लिए। और डेनियल पार्क को ट्रांसफॉर्म भी तो किया होता है। जे और डेनियल पार्क सिस्टम ऑफ फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, वो सोफिया से ही सीखे होते हैं। और चार्ल्स जोई, जिसकी वजह से सेकंड जनरेशन के लॉन्डेल पार्टी को इतना सफर करना पड़ा इसे मारने के लिए, और ऐसा कर भी देते हैं। रेड पेपर के आते ही चार्ल्स खुद ही टपक जाता है और हम लोगों का शैतानी दिमाग कहते हैं कि चार्ल्स अभी मरा नहीं है, कुछ तो प्लान करा होगा या फिर सेकंड बॉडी वाला सिनेरियो। और जिन अंकल भी चार्ल्स मर गया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। खैर थोड़ी तो होती होगी। बात करते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग था। चार्ल्स जोई गैब्रम किंग की फिस्ट गैंग का सेकंड हैंड कमांडर रह चुका है। अलाइट और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी साथी दिमाग का भी था और अपने एक हाथ गंवाने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रेटेजी फाइटर फर्स्ट जनरेशन के किंग जीचेंग को भी हरा दिया था और बेसमेंट हल्क उसकी भी धुनाई कर देता है। और कोई सबूत न रहे इसलिए एविडेंस मिटाने में भी माहिर है। और अब आगे है हडसन। हडसन अनसन से है, जहाँ से टेसुमा बिलोंग करता है, अनसन का किंग। और अब टेसुमा अनसन की जिम्मेदारी हडसन को सौंप दिया है और हडसन भी वही करता है जो टेसुमा यूज करता था। अपने पावरफुल फिस्ट से जैगियोन की कार तोड़ देता है। बेसिकली हडसन भी फाइट में अपने फिस्ट का यूज करता है और अपने फिस्ट को इतना ज्यादा ट्रेन किया होता है कि एक मुक्का ही काफी होता है अपन उनको फेमस करने के लिए। और हडसन का जब एक पंच लगा था, बिग डैनियल भी कहते कि भाई काफी पावरफुल पंच था ये। और इसका स्पिन पंच यानी कि अपने राइट हैंड को होल्ड करके रखता है लेफ्ट हैंड से, ताकि छोले तो एकदम रफ्तार से निकले। लेकिन जो इसकी ताकत है शायद वही इसकी वीकनेस भी। अगर कोई जानवर आ गया तो फिर हडसन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एली को एक बार भी नहीं हरा पाया था हडसन। और अब अगला है जोनरो मोगैक, जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से है।
और ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो कि पैचियों के अंडर में रहते हैं। और अब पैचियों की बात हो ही रही है तो पैचियों के बारे में भी जान लेते हैं। पैचियों जो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि पैचियों ग्याब्रोंग किम और शिंगेन यामाजाकी जितना स्ट्रॉन्ग है और चाइना के 7 स्टार ऑफ द कॉन्टिनेंट में से एक है और एक खतरनाक तलवारबाज भी। शिंतारो यामाजाकी भी कहता है कि मुझे शिंगेन और पैचियों के बीच फाइट देखनी है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और होरंग सोर्ड, जिस सोर्ड का नाम सुन के गो किम भी चौंक गया था और जिससे यामाजाकी क्लैन के ब्लैक बोन्स को भी काटा जा सकता है, वो सोर्ड हमने पैचियों के हाथ में देखा था। ये बंदा अपने हाथ को भी ऐसे ब्लेड यूज कर सकता है। इस बंदे से जैक किम, लिटिल डैनियल, सैम्यूल, जिग्योना फाइट करते हैं। अरे हाँ, जुंगो भी तो था वहाँ पर, हाँ उससे भी फाइट करता है। जुंगो और पैचियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही होती है और फाइनली इस फाइट का नतीजा क्या निकलता है मैं नहीं बताऊंगा। और यार मैं इसे लिस्ट में ऐड कर सकता था, लेकिन आगे इसके साथ काफी बुरा होगा क्योंकि इसकी भसड़ जुंगो किम के साथ है, तो लिस्ट में ऐड नहीं कर पाया। और आप तुम बोलोगे कि भाई तूने बोला था मरे हुए बंदे को शामिल नहीं करेंगे, तो फिर तो हाँ मैंने कुछ को ऐड करा है क्योंकि करंट टाइमलाइन में थोड़ा स्क्रीन टाइम मिल गया है और अपने मेन कैरेक्टर को भी अवेकन करने में काफी हेल्प करा है। यूजिशोन, तो यूजिशोन और जिग्योना काफी अच्छे दोस्त भी थे और दोनों ही अनाथ थे, तो इनको सर्वाइव करने के लिए ऐसे ही चोरी चकारी करना पड़ता था। पर एक दिन एंचोन का किंग युगंगा इन दोनों को अपने पास रख लेता है और बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ट्रीट करता है, उसकी देखभाल करता है। उसकी एक बच्ची भी थी जिसे इन दोनों को प्रोटेक्ट करने को कहता है। और फिर एंचोन में ये ब्लैक एलिगेटर गैंग आ जाता है। इन लोगों का मकसद था एंचोन को हथियाना और कोरिया में चाइनीज लोग को भर देना, पर एंचोन का किंग ऐसा थोड़ी होने देगा। युगांगा उससे फाइट करता है, पर ब्लैक एलिगेटर गैंग काफी बड़ा होता है, इसलिए स्पीड वालों को यानी कि युगांगा की टीम को स्ट्रेटेजी बनाकर हराना होगा। इसी के चलते यूजिशोन बिना किसी को पता लगे एंचियन के दरवाजे पर काफी सारे एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स फिट कर देता है ताकि जैसे ही ब्लैक एलिगेटर गैंग के हेड यहाँ एंटर करे तो एकदम से ब्लास्ट हो जाए। और यहाँ एक दिक्कत हो जाती है, उन लोगों के आने से पहले ही युगांगा अपनी गाड़ी में निकल पड़ते हैं उन लोगों को खत्म करने के लिए। और यूजिशोन जानता था अगर ये गाड़ी दरवाजे से पार हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और यूजिशोन गाड़ी को रोकने भागता है पर देर हो जाता है और यहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी में ये किंग मारा जाता है। और एक बंदे ने यूजिशोन को बॉम्ब फिट करते हुए देख लिया था और वो सबको बता देता है कि इसने मारा है हमारे किंग को। और यूजिशोन इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है। और जिग्योना को काफी बुरा लगता है कि उसका दोस्त गलत राह पर जा चुका है। और यहाँ यूजिशोन बहुत जल्दी यहाँ के टॉप पे आ जाता है, मतलब पैचियों के खास आदमी बन जाता है। और इस वक्त जिग्योना अब हाफ किंग बन चुका था एंचियन का और स्पीड गैंग रन कर रहा था जिसमें कुछ 5-6 लोग ही थे और एंचियन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब अपने सेकंड जनरेशन के बंदे अलाइट आती है जिग्योना की हेल्प करने और यूजिशोन से जिग्योना की फाइनल फाइट होती है जिसमें यूजिशोन बताता है कि जिग्योना उसका राइवल है और अपने राइवल को स्पीड, टेक्निक, स्किल सब में सरपास करके जिग्योना की बुरी तरह से धुनाई कर देता है। और जिग्योना को उकसाता है कि तू तो मुझसे पिट गया, ऐसे बचा गया एंचियन को तू, हाँ। और इसके बाद जिग्योना अपना मास्टरी अनलॉक करता है और अपना खतरनाक मूव डेथ किक यूज करता है, इससे यूजिशोन बेहोश हो जाता है। हाँ वो यहाँ पर नहीं मरता, जिग्योना जैसे अपने लास्ट से डेथ किक मारता है उसी तरह यूजिशोन अपने हाथ से डेथ ब्लो देता है, मतलब अपने हाथ को ट्रेन किया होता है। और इस फाइट के बाद जिग्योना चला जाता है और यूजिशोन स्माइल करता है कि अब उसका भाई और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और फिर यूजिशोन के लास्ट मोमेंट में हमें पता लगता है कि इस बंदे ने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया होता है अपने भाइयों को बचाने के लिए। मैंने पहले बताया था कि यूजिशोन युगांगा से हेट नहीं करता था, वो तो गलती से यूजिशोन के फिट करे हुए बॉम्ब से मारा जाता है और एंचियन के लोगों को लगने लगा कि ये गद्दार है और यूजिशोन इसका फायदा उठाता है और ब्लैक एलिगेटर गैंग में शामिल हो जाता है और स्पीड वालों की हेल्प करता है सीक्रेटली। और यूजिशोन नहीं होता तो स्पीड वाले कब का खत्म हो गया होता और पैचियों को ही इस मसले से दूर कर देता है। कहता है आप आराम से रहो, मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, मैं संभाल लूंगा, एंचियन को मेरे भरोसे छोड़ दो। और पैचियों की इतना ट्रस्ट करता है यूजिशोन के ऊपर कि एक ऐसी चीज जो कि अपने बेटे को भी नहीं दिखाया होता है वो यूजिशोन को दिखाता है, जो था इस एंचियन का कागजात पेपर। और बस यूजिशोन को यही चाहिए था और ये मिलते ही पैचियों का भी काम तमाम कर देता है। हाँ वो जुंगो से फाइट करते वक्त पैचियों ऑलमोस्ट मारा ही गया था पर यूजिशोन पूरा ही टपका देता है और इसके बाद यूजिशोन अपना गोल अचीव कर लिया होता है और बिग डैनियल को वो पेपर थमा देता है और फिर इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। बात करें स्ट्रॉन्ग होने की तो हाँ ये जिग्योना से ज्यादा ताकतवर था और सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल सेट करके जाता है। और आप कुछ फर्स्ट जनरेशन के बचे हुए किंग्स, टेसुमा जो अपना फिस्ट यूज करता है, गोंग सेओजी जो काफी फास्ट है, बॉक्सर है, आयरन फोर्ट्रेस टेक्निक यूज करता है, फिर सेकडो ये मध्य वाला बंदा और भी बहुत सारे हैं। सारे लोग एक तो रिवील नहीं हुआ है, प्री जनरेशन के बंदे भी, पर कीटे गेम की मीटिंग में काफी लोगों को देखे हैं, ऑब्वियसली सारे लोग नहीं थे। एनीवेज लगभग मैंने सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर को कैच कर लिया है और अगर कोई छूट गया है तो कमेंट में जरूर बता देना ताकि मेरे को भी तो पता लगे कि किसको छोड़ा है।
अरे हाँ, सबसे मिस्टीरियस बंदा जिसके बारे में तो बात करना ही भूल गया, नन अदर देन द परफेक्शन। अब कुछ लोग इसे लिस्ट में न देखकर हैरान हो चुके होंगे, कुछ तो कुछ अलग ही बोल रहे होंगे कि भाई इसे लिस्ट में ऐड न करने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये लड़का सबसे ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। तो यारो इसका जवाब सिंपल है, आपको आगे पता चल ही जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग डैनियल की। द परफेक्शन, इसकी हर एक मूव परफेक्ट होती है। डांसर लोग कैसे करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप को सेम स्टेप जैसा टर्न कर लेते हैं, वैसा ही इसे सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं। और बाई चांस नहीं भी देखा होगा कोई मार्शल आर्ट्स तो एक बार में कॉपी कर लेगा और उससे भी बेहतर बना देगा। प्लस इसकी बॉडी पीक ह्यूमन कंडीशन में है, प्लस यूआई मोड भी है इसके पास, जिसका जलवा हमने मास्टरपीस के अगेंस्ट देखा ही था। हाँ, यूआई मोड दोनों डैनियल अनकॉन्शियस के बाद एक्टिवेट कर पाता है। यूजुअली जब एक बॉडी बेहोश होती है तो दूसरा बॉडी उड़ जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी बॉडी यूआई मोड में आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों डैनियल में एक साथ आमने सामने फाइट हुआ ही नहीं। लेकिन जिनोन अंकल के ड्रग की वजह से बिग डैनियल अनकॉन्शियस हो जाता है। वैसे तो बिग डैनियल की बॉडी परफेक्ट है, तो ड्रग का असर उस पर कुछ वक्त के लिए होता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत जल्दी ओवरपावर कर देता है। और फिर भी कुकीज से भी हुआ था। फाइनली लिस्ट में मैंने इसे इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये अपना यूआई मोड कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। ये अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपना पावर ऊपर नीचे कर लेता है, तो इसे स्ट्रेटेजी बनाकर हराया जा सकता है, जैसा कि गन ने काउंटर किया था स्ट्रेटेजी बनाकर। इसे पोटेंशियल तो इसमें लिस्ट के सभी फाइटर को हराने का है, एक साथ नहीं तो एटलीस्ट 1v1। लेकिन इसका बस चले तो ये अकेले सबसे भिड़ सकता है। लेकिन जिस वक्त ये बंदा अपना यूआई मोड कंट्रोल कर लेगा तो फिर इसे हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये बंदा अभी मिस्ट्री है, इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने की नहीं, तुम खुद सोच के देखो ऐसा प्रोडक्ट हमारे कहाँ मिलता है। सबसे जरूरी बात, इसका नाम क्या है। हम तो इसे बिग डैनियल के नाम से जानते हैं, पहले हमें लगा था कि ये जेम्स ली है, पर वो तो कोई और बंदा होता है। खैर, अगर आपसे कोई थोड़ी बनता है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगेन वीडियो मजेदार लगे हुए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।